Seni, DYSP from Madhya Pradesh from 2017 PSC. I've cleared in my very first time. मैंने पहली बार में अपना PSC clear किया था. So all those who are joining, there is one information that Harshal Chaudhary sir will take lecture at 6 p.m. about Vedic culture, I think. So please follow that link. मैं जो लेक्चर लेने वाला हूँ वो आपको ये बताऊंगा कि how to clear MPPSC in very first attempt. It's a big task basically. It's not that easy task which we हमको इतना आसान लगता है पर इतना आसान होता नहीं है. मैं बायलैंग्वेज रहूंगा. जहां भी मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज डू यू कैन कमेंट. मेरा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एमपीपीएससी एग्जामिनेशन. एमपीपीएससी पिछले कुछ सालों से रेगुलर हो रही है और हमने कुछ पैटर्न को भी फॉलो करना सीख लिया है कि किस पैटर्न में वो पूछ रही है एग्जाम. रिसेंटली मेंस कंडक्ट होने वाला है और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने इस पूरे प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक अप्रोच दें जिसमें हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को निकाल सकें. और फोकस मेरा ये रहेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पे फोकस रखना है. what all we have to do or what all not we have to do, we have to see these things. और ये याद रखना है कि हमको किन किन बुक्स को फॉलो करना है. बुक्स का लेक्चर मेरा एक सेपरेट होगा जिसमें मैं नए सिलेबस के लिए और पुराने सिलेबस दोनों के लिए एक डिटेल्ड बुक्स बताऊंगा या फिर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आपसे डिस्कस करूंगा कि उनको किस तरीके से कवर किया जा सकता है और किस तरीके से उन बुक्स में किस किस पोर्शन को पढ़ना है. हर एक बुक को पूरा नहीं पढ़ना होता, हर एक बुक से कुछ कुछ पार्ट्स को हमको पढ़ना होता है. तो later part in the evening I will discuss how to cover all those books. In this session I will cover कि हमको क्या चीज पे basically focus करना है जिससे हमारी preparation हो सके. तो how to crack MPPSC in first attempt, how to kick, basically मैंने इसको एक नाम दिया है kick KICK. किक का मतलब आप ये समझ सकते हो कि हम बेसिकली प्रिपरेशन तो काफी साल से कर रहे होते हैं. हम अपनी डिफरेंट सिटीज में लोकेटेड हो, चाहे वो दिल्ली हो, इंदौर हो, भोपाल हो, बट क्या वो स्ट्रेटजी रखें हम जिससे हम अपने होम टाउन में रहते हुए बीइंग ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म क्या हम चीजों को देखें और अपने सराउंडिंग्स की चीजों का उपयोग करते हुए. बेसिकली बहुत सी चीजें ऐसी हैं, इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो जरूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा बुक्स से आती हो. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल होती हैं जिसको हम भूल जाते हैं कि हमारे पास है. फॉर एग्जाम्पल देर आर सम न्यूज़पेपर्स, बिलियन न्यूज़पेपर्स, पर ऐसा हमको ये नहीं पता होता कि न्यूज़पेपर्स को यूज कैसे करें. इन द मॉर्निंग सेशन भी मॉर्निंग में क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, पढ़ते हैं और उसको रख देते हैं. हमको ये पता नहीं होता कि उस मॉर्निंग के न्यूज़पेपर से हम कितने सारे पोर्शन को कवर कर सकते हैं और कितने सारे पोर्शन को कवर करते हुए हम अपने उस कंटेंट को यूज कर सकते हैं किसमें, अपने आंसर राइटिंग में. तो हाउ टू किक बेसिकली, तो हमको पहली नॉलेज जो होनी चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए कि हमको व्हाट वेयर होम हाउ, मतलब कहाँ से क्या चीज कवर करनी है, उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो बेसिकली फर्स्ट किक का पहला जो क्या आता है वो नॉलेज, व्हाट. द क्वेश्चन इज व्हाट, क्या हमको कवर करना है और क्या हमको कवर नहीं करना है. हियर वन स्पेसिफिक थिंग इज यू हैव टू डी कि हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. दैट इज द सिलेबस पार्ट. सिलेबस पार्ट अगर हमको क्लियर है और सिलेबस हमको पता है कि हमको व्हाट ऑल वी हैव टू कवर और व्हाट नॉट वी हैव टू कवर, तो सिलेबस पार्ट को पहले तो आप डाउनलोड करो. एवरी एडवर्टाइजमेंट वी हैविंग अ सिलेबस. उस सिलेबस के एंड में एक चीज याद रखो कि सिलेबस की जो लाइंस होती हैं वो बड़ी गोल्डन लाइंस होती हैं. बेसिकली जो एग्जामिनर होता है या फिर जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो उन्हीं को फॉलो करता है जो सिलेबस दिया होता है हमको. सिलेबस में हमको याद रखना है कि सिलेबस की लाइंस, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, एक टॉपिक है हमारा पेपर 2 का, पार्ट 2, पेपर 2, और इसमें पार्ट 1 है बेसिकली वो. तो पेपर 2 में दिया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी. तो याद हमको ये रखना है कि ये आंसर जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. मतलब कि आप इफ यू आर सर्चिंग इन अ बुकलेट फॉर्म या फिर कहीं भी, कुछ कुछ बुकलेट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमारे यहाँ, जिसमें आपको रोल ऑफ मीडिया बता देगा. बट उस अकेले चीज को याद करने से और उस चीज को ग्रैप्स करने से हमारी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती. बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि हमको न्यूज़पेपर को किस तरीके से रीड करना है, उस किस तरीके से उसको नोट डाउन करना है. नॉलेज ऑफ व्हाट हियर स्टैंड्स फॉर कि क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मॉर्निंग सेशन से चालू करें तो सिलेबस जो मैंने बताया,
सिलेबस को डाउनलोड करो, सिलेबस को पूरा थॉरली रीड करो, सिलेबस की हर एक लाइन्स पे ऐसी नॉलेज रखो जिसमें कि हमको कभी भी अगर बाय चांस हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हमको ये याद होना चाहिए कि ये जो कंटेंट दिया हुआ है, ये कंटेंट यहाँ-यहाँ पे हमारे सिलेबस का पार्ट है। फॉर एग्जांपल कल के पेपर में, आज के पेपर में आया हो कि इंडिया हैज़ रिसेंटली नहीं, इंडिया लॉन्च करने वाली है कोई जीएसएलवी या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। तो हमको हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो सैटेलाइट वाला पोर्शन है वो हमारे सिलेबस का, पेपर का किस पार्ट के किस पॉइंट में मेंशन है। अगर इतनी क्लैरिटी हमारे सिलेबस की हमको है, तो वही क्लैरिटी हमको किक देगी हमारे फर्स्ट टाइम में पीएससी को निकालने की। अब सिलेबस को रीड आउट किया जैसे कैसे जाए? हैव अ ए4 साइज़ पेपर ऑन योर आप ए4 साइज़ पेजेस लो, सिलेबस को खुद हाथ से लिखने की कोशिश करो। उसको पूरा जॉट डाउन करो एक पेजेस में और एक-एक लाइन्स को एनालाइज़ करो कि ये लाइन्स बोल क्या रही हैं। अगर इसने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके गुप्ता पीरियड तक और या फिर मान के चलो कि राजपूत पीरियड तक इंडस वैली से लेके हड़प्पा से चालू करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, उसमें आपको कल्चर देखना है, वहाँ की गवर्नेंस देखना है, वहाँ का आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वहाँ की आपको इकोनॉमी देखनी है, वहाँ की आपको जो आर्किटेक्चर बना है वो देखना है, तो आपको क्लैरिटी रहेगी सिलेबस में सब लिखा हुआ है। तो आपको क्लैरिटी ये रहेगी कि हमको सिर्फ उसमें ये नहीं पढ़ना है कि राजा कब आया, कौन आया, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अशोका है, तो अशोका ने क्या-क्या किया है? अशोका ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ किया होगा, उसने कुछ कल्चर के लिए किया होगा, उसने इकोनॉमी के लिए कुछ किया होगा, उसने कोई सिस्टम लाया होगा जो कि अभी तक हम चला रहे हैं। तो सिलेबस में ये कंटेंट दिया हुआ होता है पर हम उसको कभी देखते नहीं है। तो हैव अ गुड लुक ऑफ सिलेबस। बेसिकली राइटिंग अ सिलेबस इन अ पेपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कागज में एक सिलेबस लिखते हो तो आपको मेमोराइज़ होती हैं चीज़ें। मेमोराइज़ होती है तो आपको पता चलता है कि बेसिकली हमको क्या उसमें देखना है और क्या नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है जो मैं मानता हूँ बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट मैं वो मानता हूँ कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक वाइड एंगल होता है हर एक सब्जेक्ट्स का। अगर आपके पास ज्योग्राफी का बहुत अच्छा होल्ड है तो आप उसको इकोनॉमी और सोशल सोशल जो सोशियो वाला टॉपिक है हमारा पेपर 2 का पार्ट 2 उसको भी हम कवर कर सकते हैं अगर ज्योग्राफी में अब ज्योग्राफी कैसे कवर की जाए? ज्योग्राफी में बहुत अच्छे-अच्छे पोर्शन दिए फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी, फॉर सोशल ज्योग्राफी, फॉर डेमोक्रेसी जो डेमोग्राफिक ज्योग्राफी जो पॉपुलेशन के बारे में बात करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस में ही उसका आंसर मिल जाता है, बट हम उसको देखते नहीं हैं। अब आप सिलेबस को लिखो, एक-एक पेज में एक-एक स हिस्ट्री का सिलेबस अलग, ज्योग्राफी का सिलेबस अलग और ऐसे ही आप पॉलिटी का सिलेबस लो, ऐसे आप धीरे-धीरे कवर करो। तो व्हाट का आंसर यही है कि आपको क्या पढ़ना है, पहले वो पता होना चाहिए। देखो, पीएससी में एक बहुत मिसनॉमर चलता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी सूरज के नीचे जो कुछ है सब कुछ पूछा जा सकता है। येस, इट इज़ देयर, सब कुछ पूछा जा सकता है, पर हमको ये याद रखना है कि what all portion we have to cover has to be jot down somewhere else। तो वो कहीं पे लिखा हुआ होगा। वो जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है हमारे बेसिकली कहाँ पे सिलेबस में। अगर सिलेबस में वो लिखा हुआ है, तो आपको नॉलेज बहुत नॉर्मली पता चल जाएगा कि क्या-क्या पोर्शन को कवर करना है और क्या-क्या नहीं करना है। अब वेयर की बात जो आती है, वेयर इज़ द बुक लिस्ट। अगर आपने एक बार सिलेबस देख लिया, मैं तो इतनी गारंटी देता हूँ कि सिलेबस का 30 टू 40% पोर्शंस इज़ लाइक अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेट वी हैव टू यूज़। जो मेरा बुकलेट वाला सेशन होगा, मैं उसमें बुक्स बताऊँगा आपको कि बहुत सी वैसी किताबें जो आती हैं, जो आपको नॉलेज देती हैं। और होम का भी आंसर यही है कि होम यही है कि किससे पूछें, तो पूछें वही होती है जो एजेंसी होती है। देयर आर मेनी थिंग्स अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी आल्सो, अनअकैडमी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट आल्सो वेयर यू कैन बाय। और बुकलेट्स ऐसी होती हैं जो हमको कंपल्सरी रखनी चाहिए। तो व्हाट, वेयर, होम का एक आंसर बहुत अच्छा एग्जांपल के थ्रू दे दूँगा कि आपने एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में देखा कि आपको एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली इन आवर इंडिया, मतलब मेंस का आप आंसर लिख रहे हो और उसमें पूछा गया है कि हाल फिलहाल वृद्धजनों के साथ क्या क्या समस्या होती हैं। अब आप इसके लिए अगर कभी किताबें घुमाओगे तो आप कभी डेवलप नहीं कर पाओगे आंसर को। आपके लिए इसको कुछ नहीं करना है, एक सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए आपको ये सोचना है कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं समाज में या वृद्धजनों की। तो उनकी स्वास्थ्य की समस्या है, हेल्थ की समस्या है या फिर उनको प्रॉपर्ली केयर नहीं मिलती, उनकी लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम है, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। अब इनके आंसर्स जब हम ढूँढने जाते हैं कि इनको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या-क्या कर रही है। तो जहाँ इनके प्रॉब्लम्स है उसी के लिए उसके बाद भी एक आंसर है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको इकोनॉमी की पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो देयर आर सेवरल योजनास जो चल रही हैं, उनके लिए चलाई जा रही है, चाहे इंदिरा गांधी पेंशन योजना हो या फिर सेवरल स्कीम्स वर देयर जो उनके लिए चलाई जा रही है। इसी प्रकार अगर गर्ल्स की समस्या की बात करें तो गर्ल्स की समस्याएँ क्या है? उनको एजुकेशन नहीं मिलता तो उसके एजुकेशन के लिए उनके लिए प्लान्स चलाए जा रहे हैं। उनको सुरक्षा नहीं मिलती तो उनको सुरक्षा के लिए ये चलाई जा रही है। उनको आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए तो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। इसी प्रकार देयर आर वाइड एंगल।
लाडली लक्ष्मी चलाई जा रही है, एग्जैक्टली सेट। तो काफी सारी चीजें हैं जो कवर होती हैं, तो पर हमको इसको कवर करने के तरीके पता होना चाहिए। एवरीथिंग इज देयर। हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम डेली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, बट हम बहुत सी चीजें ऐसी भूल जाते हैं जो हमको करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए वो मेरे एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी कि आई के बाद बताऊंगा क्या करना है। अब हम कवर करते हैं कि हमको सिलेबस में क्या क्या चीजें उठानी है और क्या क्या चीजें नहीं उठानी। सिलेबस कवर्स ऑल अबाउट एवरी एस्पेक्ट जो कुछ कुछ बुकिश है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री जब पोर्शन हम पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा बुकिश पोर्शन है। समवन इज आस्किंग आपकी क्लास कब होगी, तो क्लासेस मेरी अपकमिंग होंगी। फर्स्ट आई विल कंप्लीट द नॉलेज पोर्शन। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ सिलेबस के जो पार्ट होता है उसको हमको एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें चीजें मेरे पास जो मेरे टेबल जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे अवेलेबल है, या फिर जो मैं इंस्टीट्यूट या फिर मैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ क्या क्या चीजें मेरे पास अवेलेबल है, तो उसको फटाफट जॉट डाउन करके देखो और क्या चीज मुझे आगे चालू करनी है। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम एंड तक जब तक हम मेंस का पेपर देने जाते हैं हमको ये पता नहीं होता कि व्हाट कितना हमारा कोर्स हो गया है। तो कभी एपीएससी का कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा, आइदर यू आर गिविंग यूपीएससी और एमपीपीएससी और इधर स्टेट पीसीएस। आपको ये पता नहीं होता कि आपका सिलेबस कम कंप्लीट हो रहा है, मतलब वो आपके ग्रैप्स में नहीं आता। तो आपको याद रखना है कि सिलेबस हैज टू बी कंप्लीटेड, वो कंप्लीट होता है। वो कॉन्फिडेंस आपको लाना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आपने पूरा अपना सिलेबस कर लिया होगा। एक बहुत अच्छा पोर्शन है, सो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी। पॉलिटी हम बेसिकली एक बहुत बड़ी अच्छी किताब जो हमारे पास है, आप पढ़ते हो क्या, लक्ष्मीकांत। बट आप कहोगे लक्ष्मीकांत से पूरी पॉलिटी हो जाती है, इट्स अ रॉन्ग थिंग। मतलब आपको एक उसका अपर एज देना पड़ेगा। अपर एज देने के लिए न्यूज़पेपर और आपको मैगजीन्स देनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं करो, व्हाट वेयर होम का सबसे अच्छा आंसर है। हाउ कैसे करना है इसका भी एक बहुत बड़ा आंसर ये है कि एवरी डे एवरी यू शुड हैव अ न्यूज़पेपर इन इन हैंड। आप अपने हाथ में न्यूज़पेपर रखो, बीट जो आपके सिटी में अवेलेबल हो। नाउ तो ई में भी ई पेपर अवेलेबल होता है। साथ में अपने एक पेजेस बनाओ, पेजेस में आप अपने डेट डालो उसमें सबसे पहले कि आज ये डेट है, और उसमें वो चीजें नोट डाउन करो जो हमारे पास हैं, मतलब जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। और एक बात और याद रखना कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टॉक्स अबाउट। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 6-7 साल में जितनी भी पीएससी हुई है, मतलब जो अभी नए सिलेबस में कंडक्ट हुई है, तो आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज द पैटर्न राइट नाउ गोइंग ऑन। पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल एक पीएससी में कुछ प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द विच प्लेयर इज द, एक प्लेयर का नाम लिखा रहेगा कि ये किससे एसोसिएटेड है। तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा करंट अफेयर से आते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आपको याद है कि कोई फला फला व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है, या फिर किसी को अर्जुन अवार्ड मिला है, या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी जो वो होते हैं अवार्ड्स होते हैं वो मिले हैं, तो आपको उससे ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली न्यूज़पेपर में था, तो इसको मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड बंदा है। तो होल अप्रोच इज दैट कि हमने उसको न्यूज़पेपर को जब हम नोट डाउन कर रहे हैं, बेसिकली न्यूज़पेपर से जो कटिंग्स होती हैं उसको हम नोट डाउन करते जाते हैं एक पेजेस में। और पेजेस में जब नोट डाउन करते हैं तो उसमें याद रखने वाली बात होती है कि हमारे प्रीवियस पेपर ईयर क्वेश्चन पेपर आए किस टॉपिक से हैं। तो हमको क्वेश्चन पेपर में वही वही चीजें देखनी। फॉर एग्जाम्पल हाल फिलहाल पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो चल रहा है उससे हमको इतना ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चंस आर नेवर आस्क्ड इन द न्यूज़पेपर। तो उस न्यूज़पेपर को अलग करते हुए हम क्या किस पे अप्रोच करेंगे, हम अप्रोच करेंगे जो करंट अफेयर चल। फॉर एग्जाम्पल हाल फिलहाल किसने सेंचुरी बनाई, हाल फिलहाल अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम अभी न्यूज़पेपर में न्यूज में थी, उसमें कैप्टन कौन है, और वो कैप्टन तो कैप्टन किस स्टेट से बिलोंग करती है, या फिर कोई उसमें कोई मैच ऑफ द मैच या फिर मैच ऑफ द सीरीज कोई आया हुआ है, तो वो किस पे बिलोंग करती है, वो मैच हुआ तो मैच हुआ कहाँ। ये प्रीलिम से क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। मैच कंडक्ट कहाँ हुआ, अगर इंडिया में हो रहा है तो विच स्टेडियम इट इज कंडक्टिंग। आईपीएल का क्वेश्चन आया था, आईपीएल फाइनल कब हुआ था। इस प्रकार से अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नॉलेज है, तो आप आने वाले न्यूज़पेपर में जो कंटेंट आ रहा है उसको आप अपने क्वेश्चन उसमें किसमें लिख पाओगे, अपने एक नोट्स बना पाओगे। और न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल इन मैगजीन्स ऑल्सो। समटाइम जो मंथ के एंड में हम सोचते हैं कि एक कोई भी एक मैगजीन उठा लेते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने करंट अफेयर को डेवलप कर लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी गलत आदत है कि मैगजीन्स नॉट कवरिंग एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस। और क्यों नहीं करी उसका कारण भी, क्योंकि मैगजीन्स में जब एकदम से एक महीने की न्यूज आती है, तो हमको उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि हमको उसमें से याद कितना करना है। तो एक बहुत बड़ी नॉलेज है, इट्स अ ह्यूज नॉलेज। आप उसको या फिर आप उसको महीने, अगर आपने न्यूज़पेपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या फिर एडिटोरियल को आप उसमें न्यूज़ेस को आप उसमें कंटेंट में डेवलप कर रहे हो, तो आप एंड में जब आप पढ़ोगे उसको, तो आप उसको इसको उसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि
इसमें आपको ध्यान में आएँगी वो बातें कि हाँ, ये न्यूज़ मैंने कभी पढ़ी थी। तो आप क्या करिए, सुबह उठिए, न्यूज़पेपर लीजिए अपने हाथ में, एक हाथ में अपने पेजेस लीजिए और पेजेस में पूरी न्यूज़ को नोट डाउन करिए। पेजेस को नोट डाउन कौन-सी, अभी इसमें वही मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था कि क्या हमको न्यूज़ पढ़नी है, क्या न्यूज़ नहीं पढ़नी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने अभी वो महिला विश्व महिला दिवस मनाया, वुमेन्स डे 8 मार्च को। उसमें अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है या फिर कोई कैंपेन स्टार्ट की है, तो कैंपेन क्या है? कैंपेन में क्या है? कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने चालू की है, बेसिकली याद रखना। और महिला है तो ऑब्वियस सी बात है, महिला बाल विकास वालों ने चालू की होगी। और उसमें ये ध्यान में रखना है कि उस स्कीम का मोटिव क्या है, क्या बजट एलोकेशन है, क्या स्टेट्स का है, क्या स्टेट्स में काम करेंगे, क्या वो सेंटर द्वारा की है कि स्टेट द्वारा की। तो आप इसको एक कंटेंट बना लो। अब इस कंटेंट बनाने के 2 फायदे हैं। पहले पहले फायदे ये हैं कि आप इसको इसमें कवर करोगे, प्रीलिम्स से कवर करोगे, प्रीलिम्स में उसमें क्वेश्चन्स आ सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव होंगे। सेकंडली, इसको आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, महिलाओं से संबंधित जो अगर स्कीम चलाई है, तो आपका ये कि आपको पता है कि महिला संबंधी एक क्वेश्चन आता है, महिलाओं से समस्या या फिर वो आता है आपका पेपर 2 में, पार्ट 2 में उसमें आता है एक पोर्शन। उस पोर्शन में आप इसमें मेंस में उसको लिख सकते हो। तो आपके एक जगह लिखने से, उस छोटे से 5 मिनट के राइट अप से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक तो प्रीलिम्स पे अगर बाय चांस कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा और साथ में आपका एक जो क्वेश्चन डेवलप होगा कहाँ पे? मेंस में। तो आप उसमें इसको रख सकते हैं कि रिसेंटली हाल-फिलहाल भारत सरकार द्वारा विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये स्कीम भारत सरकार या मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जब आप आंसर से आंसर जब मेंस में लिखोगे तो एक अपर एज मिलेगा आपके आंसर को कि आपने करंट अफेयर से उस आंसर को रिलेट किया है। तो इस रिलेशन रिलेट करने वाली चीज़ को अगर आप डेवलप कर गए तो आपकी जो मेन जो मेरा टॉपिक है कि कैसे फर्स्ट टाइम में क्लियर करा जाए, वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो व्हाट वेयर तो मैंने आपको बता दी। देयर आर सेवरल बुक लिस्ट जो मैं आने वाले सेशन में अपने कवर करूंगा। शाम को मैं सेशन लूंगा, उसमें आपको डिटेल्ड बताऊंगा कि व्हाट आर द बुक लिस्ट, व्हाट आर द मैगजीन्स व्हिच वी फ्रॉम वेयर वी हैव टू कवर ऑल दो स्टफ। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हूँ मतलब अगला जो टॉपिक मैंने कि किसको किस तरीके से किया जाए, तो एक मेरा अगला आई जो है इनोफिट इनो इनिशिएटिव और इन्फॉर्मेशन। तो इनिशिएटिव और इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको एक ऐसी चीज इनिशिएट करनी है जो आप अभी नहीं करते हैं। बेसिकली मैं अभी जो फोकस कर रहा था न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का। बहुत सारी मैगजीन मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो आप बेसिकली पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ते हो और उसको कुछ करते नहीं हो। फॉर एग्जांपल योजना मैगजीन है, यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन्स हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसमें आपको उसमें आपको ग्रैप्स करनी है चीजों को। योजना मैगजीन में हमेशा फोकस करते आ रहा हूँ क्योंकि वो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है बेसिकली। तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली वो ऐसी स्कीम है जिसमें आपको उस ऐसी मैगजीन है जिसमें आपको एक रिनाउंड पर्सनालिटीज के व्यूज मिलते हैं बेसिकली। और जब वो व्यूज मिलते हैं तो आपको एक अपर एज आता है उसमें अपने एक एनालिटिकल पावर को जनरेट करने का। अब जब वो एनालिटिकल पावर आपकी जनरेट होती है तो आप उस आंसर्स को किसमें कन्वर्ट कर उस माइंडसेट को किसमें कन्वर्ट करते हो? आंसर्स में। आंसर्स में जब वो कन्वर्ट होते हैं तो आपके आंसर थोड़े एनालिटिकल दिखते हैं। और आंसर जब एनालिटिकल दिखते हैं तो फायदा आप ही को होता है क्योंकि जब कोई भी आंसर एक सिंपल आंसर होता है, एक एनालिटिकल बेस्ड आंसर होता है या फिर उसमें कोई करंट बेस्ड टॉपिक दिया होता है। देयर आर टू कंडीशंस जस्ट फॉर बेयर मी। आप 2 कंडीशन इमेजिन कीजिए। एक बंदा है जो आंसर लिख रहा है, जो नॉर्मल जिसने पूछा कि कुछ भी क्वेश्चन उसने नॉर्मल चीजें लिख दी कि ये फला चीजें होती है। और एक बंदा ऐसा है जिसने साथ में करंट अफेयर की अपडेट कर दिया या फिर उसने कुछ अपना एनालिटिकल व्यू डाल दिया। तो आपको फायदा किसमें मिलेगा कि उसको भी वही नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क का क्वेश्चन है और आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। और आपने अगर यही पोर्शन इसको बहुत सारी चीजों में कवर कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस में डाल दिया, तो आप इमेजिन करो कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 1 नंबर का एज मिल रहा है। तो इट विल बी अराउंड हर एक क्वेश्चन में सॉरी हर एक क्वेश्चन में आपको करीबन अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपके बढ़ जाते हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स। तो आपके अगर हर एक पेपर में अगर 6 मार्कर 10 आते हैं और आपने अगर पार्ट ए में 10 नंबर बढ़ा लिए, ऐसे आपने पार्ट बी में भी अपने 10 नंबर बढ़ा लिए तो 20 नंबर आपके एक पेपर बढ़ जाते हैं। और ऐसे 3 पेपर है तो 60 नंबर का गेन आप ले सकते हो। तो आपका सिलेक्शन जो पोर्शन है वो बहुत आराम से हो जाएगा। मतलब जो आपका सिलेक्शन है, जो 60 नंबर्स आपका एज हो रहा है, मतलब 60 नंबर बाकी लोगों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपका पोर्शन बाकी लोगों से कंपैरिजन में आगे बढ़ रहा है, जिससे आपका सिलेक्शन है या तो नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा, नहीं तो नायब तहसीलदार से आप वॉक ओवर या फिर बाहर ही हो सकते हो। तो एक बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, बहुत इनोवेटिव चीजें हैं जो इनिशिएटिव आप ले सकते हो। उससे आप अपनी डेली की स्टडी को थोड़ा और एनहांस करना है। बेसिकली आप जो पढ़ते आ रहे हो उसको तो पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो।
बट एक इनिशिएटिव लो कि आप साथ-साथ में करंट अफेयर को अपने साथ रखो। आई एम स्टिल व्हाई मैं शुरुआत से अभी तक करंट अफेयर को इसलिए फोकस करता आ रहा हूँ कि मैंने देखा जिसने भी अभी तक मैं करंट अफेयर बेस्ड स्टडी की है, ही हैज़ गॉन थ्रू माइलस्टोन ओवर हिज स्टडी, मतलब उसका सिलेक्शन और आगे हुआ है। कारण यही है कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो बेसिकली हमारे आस-पास चल रही हैं। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, लूसेंट पढ़ ली, हमने बहुत सारी सेवरल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वो पढ़ लिए क्या उनको उनकी मैगज़ीन्स, उनकी बुकलेट्स जो आती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितनी भी हैं, उनकी बुकलेट्स पढ़ ली। बट देयर इज़ वन थिंग कि आप एक बहुत अच्छा पोर्शन मिस करते हो, वो क्या है? वो जो है, वो है आपके बेसिकली क्या फंडे जो आप न्यूज़पेपर से ग्रैब्स नहीं करते या फिर मैगज़ीन से ग्रैब्स नहीं करते। यू हैव टू डू वन स्पेशल थिंग दैट यू हैव टू टेक दोज़ स्टफ इंटो योर नोट्स और इंटो योर राइटिंग मटेरियल, जिससे आप और आगे बढ़ सकते हो, जो अभी तक आप नहीं बढ़ पा रहे हो। सेकेंडली है कि एक मैगज़ीन जो मैंने योजना मैगज़ीन की बात छेड़ी थी, योजना मैगज़ीन को पढ़ने का सिर्फ़ यही फंडा है कि योजना मैगज़ीन को आप जैसे उसमें एक मैगज़ीन जो होती है वो एक किसी इश्यू को लेके आती है और फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। अगर न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड अगर वो आ रही है, तो बेसिकली हमको उसमें क्या कवर हो जाएगा कि आने वाले प्रोस्पेक्ट क्या-क्या हैं, इंडिया ने उसमें कितना काम कर लिया है और अब आगे वाले समय में इंडिया क्या-क्या कर सकती है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमको क्या-क्या करना है ना? इसी प्रकार देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट थिंग, इसी प्रकार हम मंथली जर्नल्स पढ़ते हैं। देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर इन आवर एमपी जिसको हम बहुत से लोग पढ़ते हैं पर पता नहीं रहता कि उसको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो नाम है वो है आपका रोज़गार एंड निर्माण। रोज़गार एंड निर्माण इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर होल प्रिपरेशन। व्हाई? द इम्पोर्टेंस इज़ दैट पहली बात वो वीकली आता है। वीकली के आने के साथ उसमें वीक की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। सेकंड, हमको हमारे स्टेट की न्यूज़ उतनी नहीं मिलती न्यूज़पेपर से जितनी नेशनल की मिल जाती है। नेशनल न्यूज़ इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल इन एवरी मैगज़ीन। आपको हर जगह नेशनल की न्यूज़ मिलेगी। बट व्हाट अबाउट द स्टेट न्यूज़? स्टेट न्यूज़ न्यूज़पेपर्स उतना कवर नहीं करते। गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाती या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी स्कीम्स चलाई जाती है वो हर एक न्यूज़पेपर कवर नहीं करता। तो उसमें आपको ये देख सकते हो कि हमारा जो रोज़गार एंड निर्माण है वो आपको एक बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करके दे देगा। उसमें भी सेकंड या थर्ड पेज में एक साप्ताहिक आता है, उसमें आपको पूरी न्यूज़ मिल जाएगी। याद रखना कि उस साप्ताहिक को वेस्ट मत करो, उसको कहीं लिख के रख लो। या फिर मैंने जो आपको बोला था कि आप जब न्यूज़ लिख रहे हो बेसिकली, जब आप एक न्यूज़पेपर को अपने न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो, तो अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डेट डाली कि आज 14 तारीख है और आपने न्यूज़पेपर उठाया और न्यूज़पेपर का पूरी चीज़ें आपने रिटन लिख के रख ली कि आज इसको कप मिला है, आज इसको अवार्ड मिला है या फिर यहाँ पे आज मैच हुआ तो इसको वो मिला है या फिर गवर्नमेंट सरकार द्वारा यहाँ पे एक नए भवन का उद्घाटन हुआ है, या फिर नई नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है या फिर फला-फला चीज़ों को एक अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार मिले हैं या फिर जो भी न्यूज़ आपके उसमें आ रही है या फिर एकदम से कोरोना वायरस की न्यूज़ चल रही है, तो कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या-क्या स्टेप्स लिए? अगर उसके लिए कोई कैंपेन चलाई है या फिर डब्ल्यूएचओ ने क्या-क्या बोला है? तो आपको याद रखना है क्या-क्या कवर करना है। इसको आपको कवर करने के बाद आपने जब उसको एक कागज़ में लिख लिया, आपने एक पेज का अगर एक दिन में एक भी नोट्स बना रहे हो न्यूज़पेपर के और एंड के आप सप्ताह के एंड में क्या पढ़ रहे हो? एक अपना साप्ताहिक पढ़ रहे हो, उसमें भी देखना आपको वही न्यूज़ मिलेगी और उसमें अगर बाय चांस आपकी कोई न्यूज़ छूट जाती है, तो उसको आप उठा के उसमें डेट वाइज़ दी रहती है, उसी डेट में पुट अप कर लो। एक ए4 साइज़ के पेजेज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसमें और भी ऐड कर सकते हो। ए4 साइज़ के पेजेज़ क्या होते हैं नॉर्मली आप कहीं भी उसको ले जा सकते हो। आपने एक नई न्यूज़ निकली, आपने एक नया पेज उसमें अटैच करना और उसमें आप लिखना चालू कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो उस डेट की न्यूज़ है वो डेवलप हो जाएगी। अब इसका करना क्या है जब महीने भर में डेवलप हो जाए तो अब महीने के एंड में एक मैगज़ीन लेते ही लेते आते हो कि अब महीने में आपने कोई भी फला मैगज़ीन ले ली जिसको आपको करंट अफेयर कवर कर रही है। उस मैगज़ीन से आपको एक कवर देखना है कि क्या मेरा पोर्शन छूट गया और क्या मेरा कवर हो गया। तो वो आपका रिवीजन पार्ट हो जाएगा कि आपने उसको रिवाइज़ कर लिया। इसी प्रकार अगर आप सब्जेक्ट्स को सेक्टोरल फॉर्म में डिवाइड कर लो, ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। व्हाट इज़ सेक्टोरल फॉर्म? सेक्टोरल फॉर्म ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब आपने सिलेबस रीड आउट किया और सिलेबस में कहीं भूजल संबंधी विवाद को लेके कुछ इश्यू चल रहा है या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज या फिर ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कुछ इश्यूज या टॉपिक्स या मैगजीन्स में एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हो आप। तो आपको सेक्टोरल ये बनाना है कि आपने उसमें एक एडिटोरियल मिलेगा कि भूजल संबंधी समस्या एवं उसके लिए सरकार, मध्य प्रदेश शासन प्लस भारत सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए। तो उसमें आपको ये कवर हो जाएगा कि आपने एक भूजल वाली जो समस्या है, ग्राउंड वाटर वाली समस्या आपने उसमें लिख के रख लिया है। आपने उसमें जब उसमें लिख के रख लेते हो,
तो आप कल एक 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद अगर बाय चांस फिर से वही टॉपिक फिर से न्यूज़पेपर में आता है या फिर एडिटोरियल में आता है या फिर किसी मैगज़ीन में कवर किया जाता है या फिर आपको कहीं सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, किसी दोस्त से इन्फॉर्मेशन पता चलती है या फिर कहीं आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से मिलता है, तो आप उसको वहीं पे फिर से लिख सकते हो। कहाँ पे? उसी सेक्टर में जहाँ पे आपने वो लिखा हुआ था। और आपको उसमें याद ये रखने वाली बात है कि अगर ग्राउंड वाटर संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वो किस सिलेबस के पार्ट में कवर करती है ना? तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपकी वहाँ कवर हो जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा एक सेक्टर डेवलप्ड है। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ रहे हो तो बायोटेक है। फॉर एग्जांपल पेपर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक, बायोटेक। अब बायोटेक से रिलेटेड जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन पेपर्स में आ रही है, उसको आपने अगर लिख के रख ली है प्रॉपर्ली, तो आपके पास एक ब्रीफ नोट्स हो जाएँगे, बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल डेवलप हो जाएँगे, जिसमें आप कल के दिन आप जो कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा पढ़ते हो, जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तो वो सब चीज़ें कवर होती आएँगी। इसी प्रकार सिमिलरली देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम नहीं करते, जो हमको करना चाहिए कि सेक्टर्स तो हमारे बन गए पर उसको रेगुलरली डेवलप करो। रेगुलरली डेवलप करने का क्या सीन है कि हम क्या करते हैं हर बार अपने नोट्स इस तरीके से बनाते हैं कि हमने कॉपीज़ ले ली, कॉपी से नोट्स बना लिए। अब आपने कहीं एक जो हमारी मेन गलती जो बताने वाला हूँ, आपने कहीं पॉलिटी पढ़ी, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने कुछ पढ़ा और आपने उसके नोट्स बना लिए। कल के दिन आप फिर से कुछ पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो या फिर 2-3 महीने बाद पढ़ते हो तो आप फिर से एक नई कॉपी में उसको लिख देते हो। अब सेक्टर यहाँ पे सेक्टोरल फॉर्म क्या काम में आता है कि आप ये उसमें डेवलप कर लोगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है आप उसको पुराने जगह जहाँ आपने पहले लिखी हुई थी उसको वहीं जाके फिर से लिखो। क्यों? एट द टाइम ऑफ योर रिवीजन आपके पास साल भर में या 6 महीने 8 महीने जो कुछ भी आपने पढ़ा है एक जगह पे आपने एक सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ एक टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आपने एक अपने पूरे स्टडी को सेक्टोरल फॉर्म में डेवलप कर लिया और अगर आपका पूरी चीजें एक साथ कवर हो गई तो उससे आपका ये हो जाएगा कि आपने एक प्रॉपर्ली टाइम दे दिया है अपने टाइम उस सिलेबस को कंप्लीट करने के। अब टाइम देना इसलिए इम्पोर्टेंट है, मेन पोर्शन इसमें ये आता है कि हम चीजें पढ़ते तो हैं पर उसको याद नहीं रखते या फिर मेंस में याद नहीं होती। उसका कारण भी क्या है वो आप सुनते चलिए। कारण ये होता है कि हम उसको रिवाइज नहीं करते या फिर रिवाइज करते हैं या फिर उसको बहुत सारी जगहों से पढ़ते हैं। बहुत अच्छी चीज कही गई है कि एक किताब 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो। ये सुनो, एक किताब को 10 बार पढ़ोगे तो वो चीजें याद हो जाती हैं हमको और आप 10 किताबें एक-एक बार पढ़ते हो तो कई चीजें याद नहीं रहती। आपको याद होगा कि हम जब पढ़ते थे स्कूल्स, कोचिंग्स में या फिर जब हम एग्ज़ाम्स लिखते हैं, तो जो एक अच्छा बच्चा होता है उसको एक चीज़ याद आती है कि अगर कोई चीज़ आती है तो उसको याद आता है कि ये फला-फला चीज़ जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो मुझे मेरे कॉपीज़ के इस पार्ट में दिया हुआ है। मतलब मेरी कॉपी में वो पलटा के देखता माइंड में कि मैंने पेज के इस कोने में ये वाली चीज़ लिख रखी है। ऐसा होता है मतलब बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर वो चीज़ अगर आपके दिमाग में याद आ रही है और ये चीज़ कब याद आई कि यार ये जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वो लक्ष्मीकांत के पेज नंबर इतने में या फिर टॉपिक इतने में साइड में कहीं लिखी हुई थी। ये वही चीज़ तो पूछ रहा है। ये वहीं से तो बिलॉन्ग कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ अगर आपको याद आ रही है ड्यूरिंग राइटिंग योर मेन्स दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड यू हैव क्रिएटेड कि आपने वहाँ पे अपना दिमाग लगाया है और आपने एक ही जगह से पढ़ी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेक्टर्स बनाओ। पूरे नोट्स को जितने भी आप नोट्स ले रहे हो, जहाँ से भी ले रहे हो, सब जगह इकट्ठे कर लो। आई एम नॉट अबाउट कि आप सिर्फ लिख रहे हो। मैं कह रहा हूँ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स हैं, आपके किसी कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स हैं या फिर आप कहीं से उसको प्रिंट आउट निकाल के लाए, उनको भी लाओ और एक जगह रख लो। हैव अ छोटी-छोटी ₹5-5 की, ₹10-10 की वो आती है, बुकलेट्स आते हैं मतलब फाइल फ़ोल्डर्स आते हैं। उन खूब सारे फाइल फ़ोल्डर्स हो जाएँगे आपके पास कि यार ये पॉलिटी से रिलेटेड फाइल फ़ोल्डर है। इसमें मैंने आज ये देखा यार मैंने आज ये लिखा है पेपर में ये आया था तो मैंने उसको नोट डाउन करके लिख लिया। या फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स में रिसेंट कोई जजमेंट आया है कि ये भी फंडामेंटल राइट है। मैंने राइट टू प्राइवेसी अभी कुछ दिनों पहले अभी फंडामेंटल राइट दे दिया। अगर फंडामेंटल राइट्स में कितने सारे जजमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें फिर क्या-क्या व्यूज़ आए लोगों की प्राइवेसी से रिलेटेड क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपने अपना पॉलिटी वाला जो जहाँ भी आपने सेक्टर बनाया है उसमें जहाँ आपने सुप्रीम कोर्ट रखा है, जहाँ पे आपने फंडामेंटल राइट्स रखे हैं, उसमें आपने ये भी चीज़ इंक्लूड कर ली। ज़रूरी नहीं कि नए पेज में लिखो, शायद आपने पुराने ही पेज निकाला, उसमें भी बहुत सारी जगह बची हो, तो उसमें छोटा-छोटा करके लिख लिया। ये काम जब आएगा, जब आप मेन्स देने जाओगे, तो मेन्स देते समय आपके पास एक जगह पे पूरी इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी कोचिंग्स की है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी पूरे न्यूज़पेपर्स की है, वही इन्फॉर्मेशन आपके पूरे मैगज़ीन्स की है, वही इन्फॉर्मेशन आपके खुद की है और डिफरेंट बुक्स की है। अगर आप ये होलिस्टिक अप्रोच जो मेरा मेन हाउ में यही मेरा आंसर था। तो होलिस्टिक अप्रोच अगर आपने ये कर ली, तो वही चीज़ है कि आपके पास मेन्स लिखने के लिए आपको डाउट नहीं रहेगा कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ। अगला मेरा कंटेंट मेकर, जो अभी तक मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ कंटेंट मेकर, हाउ टू मेक नोट्स जो बोलते हैं, एक बहुत बड़ा डाउट है सभी लोगों को कि नोट्स कैसे बनाए जाएँ या फिर
नोट्स तो हम बना लेते हैं, पर उनको रीड आउट कैसे, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। सिनॉप्सिस भी एक बड़ी खतरनाक चीज है जो हम मतलब लोग पूछते रहते हैं, सर सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस क्या होता है। तो मैं सिनॉप्सिस के लिए हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जो नोट्स बनाते हो, अगर आपको उसमें माइंड में याद हो गया तो वही आपकी सिनॉप्सिस है। अब जब आपका सेक्टोरल कंटेंट फॉर्म डेवलप हो जाता है, सिनॉप्सिस हर एक सब्जेक्ट का नहीं बन सकता, बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स का बनाते हैं जो स्टैटिक होते हैं या फिर जो इजीली याद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सिनॉप्सिस ज्योग्राफी के बनाए जा सकते हैं, अगर फलाफलांस क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सिनॉप्सिस होता क्या है? सिनॉप्सिस आपने ए4 साइज पेपर देखा होगा, ए4 साइज पेपर को जब आप फोल्ड करते हो और उसको एक और फोल्ड लगाते हो, मतलब उसको चार भागों में डिवाइड करते हो, और चार भागों में जो एक पोर्शन बचता है, मतलब उसको काटने के बाद एक उतना सिनॉप्सिस आपका होना चाहिए किसी एक टॉपिक के लिए, बस डन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज सिनॉप्सिस? आपने देखा होगा कि आपने किसी भी बुक का वो पढ़ा हो क्या, कंटेंट जो होता है, कंटेंट, व्हाट कंटेंट टॉक्स अबाउट। कंटेंट ये बात करता है कि मेरे आने वाली बुकों में क्या क्या चीजें कवर होंगी, है ना। हमारे आने बुक में ये फला पेज में ये दिया, ये फला पेज में ये दिया। यही आपको पेज नंबर नहीं डालना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है दिमाग में कि मेरा जो ये पार्ट है इसमें मुझे ये चीजें कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी सिनॉप्सिस का बेस्ट एग्जाम्पल है और वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री अब तो 2020 में नहीं आ रही है, पुराने सिलेबस में आती थी, तो उसमें हम कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और ये सब चीजें पढ़ लेते थे। तो उसमें याद रखता था कॉजेज कौन कौन से होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, ये, और उसकी हेडिंग्स लिख ली एक एक लाइन की। और कोशिश करो सिनॉप्सिस बनाओ तो वन वर्ड की एक वर्ड याद रखो, जिससे आपको पूरा एक वर्ड आपको याद है अपने नोट्स का, उससे आप पूरा लिख सकते हो। या फिर चार पांच वही एक सेंटेंस है कुछ वर्ड्स का, जिसका आपको पूरा उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, या फिर आपको याद आ जाए उससे कि मैंने अपने नोट्स पे ये लिखा था, तो उसका सिनॉप्सिस ये है। सिनॉप्सिस आपके कब काम आते हैं? देखो, ये सब चीज बताने का मेरा मेन इंटेंशन ये है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मेंस में अच्छे नंबर चाहिए। क्वालिफाइंग प्रीलिम्स में एक बहुत अच्छी चीज बोलता हूँ कि आप अगर 99 मार्क्स प्रीलिम्स में ला रहे हो और कट ऑफ अगर 70 ही है, तो 70 लाने वाला, 71 लाने वाला, 72 लाने वाला और 799 91 लाने वाला, ऑल आर सेम। प्रीलिम्स में सब सेम है। बट इट टॉकिंग अबाउट मेंस, अगर मेंस में अगर आप बोलो कि एक के 999 नंबर आए हैं, 999, और एक के 940 नंबर आए हैं, या फिर किसी के 1800 नंबर आए हैं, तो उसमें डिफरेंस हो जाएगा। 999 वाले को याद रखना डिप्टी कलेक्टर मिल जाएगा, और क्या पता 940 वाले को कुछ भी ना मिले। क्या पता 941 पे ही एनडी की जो पोस्ट होती है, या फिर जो नायब तहसीलदार या फिर कोऑपरेटिव की होती है, वहां पे वो पोस्ट ही खत्म हो जाए, मतलब वहां पे वो कंटेंट ही खत्म हो जाए, पूरा वहां पे कवर हो जाए। क्या पता वो 60 नंबर में पूरी पोस्ट निकल जाए, और डिपेंड्स ऑन कितनी पोस्टें आई हुई हैं। तो इस चीज इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हमको एक एक मार्क्स के ऊपर डिपेंड करना है। अब बात आती है कि हम इन सब चीजों का यूज कैसे करें। अगला टॉपिक जो मैंने यहाँ पे किक जो बनाया था, आपको याद होगा, के फॉर नॉलेज कैसे पढ़ना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आई फॉर इनिशिएटिव या इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे करना है। सी फॉर कंटेंट कैसे बनाना, जो मैंने बताया आपको। अगला जो है कीन टू स्टडी, मीन्स आपको इस तरीके की स्टडी करनी है। एक किक पे फिर से मैं इसको वो कर रहा हूँ। कीन टू स्टडी का मतलब होता है कि आपको हर चीज नॉलेज लेने की आदत होनी चाहिए। आपने एक फला न्यूज पढ़ी कि भारत सरकार द्वारा बायोटेक्नोलॉजिकल लैब कल के दिन, फॉर एग्जांपल, भोपाल में स्थापित कर दी। एमपीपीएससी बात कर रहे हैं, तो भोपाल में बायोटेक्नोलॉजी की एक लैब स्टेब्लिश करी है। तो सिर्फ आपके लिए, अगर न्यूज़पेपर में ये न्यूज पढ़ रहे हो, तो आपके लिए सिर्फ ये न्यूज की हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ एमपीपीएससी स्टूडेंट, बीइंग अ एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, हमको बायोटेक्नोलॉजिकल लैब अगर वो भोपाल में स्टेब्लिश हो रही है, तो हमको उस पर अकेला रुकना नहीं है। हमको उस पर ये देखना है कि बायोटेक्नोलॉजिकल लैब अगर भोपाल में स्टेब्लिश तो क्यों हो रही है, उसके मेजर टास्क क्या क्या है, वो क्यों डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली क्या नीड आ गई कि भोपाल में बायोटेक्नोलॉजिकल लैब को बनाया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उस लैब में बेसिकली क्या क्या काम होंगे, उस लैब का मेन मोटिव क्या है, उस लैब में काम करने वाले एम्प्लॉयज किस तरीके क्वालिफाइड होते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी का लैब बनाई जिसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को रिलेटेड डेवलप करें। उनका मेन टारगेट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को एमपी और एमपी के सराउंडिंग रीजन्स में प्रमोट किया जाए। अब बात आएगी, और अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। पहले इसके पहले कीन टू स्टडी, मतलब आपको किंडर गार्डन टाइप स्टडी करनी है, बच्चों टाइप पूछना है कि बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया में क्या प्रोस्पेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी अभी तक आई क्यों, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमको क्या क्या पढ़ना है। जीएस पेपर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमको पढ़ना क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी आई है तो बायोटेक्नोलॉजी के फायदे क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड में क्या क्या काम चल रहा है। तो वर्ल्ड की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी को फोकस करती हैं, उनको हमने क्या कर लिया, एक जगह नोट डाउन कर लिया। अब उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन, इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी की क्या प्रोस्पेक्ट है, कितने लेवल पे क्या रैंक है, इंडिया कितना काम कर चुका है अभी तक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपने वो सबको ध्यान में रख लिया, लिख लिया। अब आती है कि व्हाट ऑल आर द, अब कौन कौन से एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है जो बायोटेक्नोलॉजी से काम करती है, आपने वो लिख लिया। अब अगर एमपी में लैब खुली है तो क्या ये पहली लैब है, जो भोपाल में खोली है अपन ने, क्या वो पहली लैब है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खुली नहीं है, तो क्या वो पहली लैब है, नहीं। और कितनी लैब्स काम कर रही हैं, अगर काम कर रही है तो उनके क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके एजेंडा क्या है, ये पता कर लिया। अब इससे भी एक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है कि हमने अगर उसमें पूरा ये सब चीजें हिस्ट्री बायो उसकी पूरी हिस्ट्री पता कर ली, और ये भी याद रखना कि भोपाल में ही क्यों, क्यों भोपाल में डेवलप कर रहे हैं, क्या कारण है कि भोपाल में डेवलप कर रहे हैं, क्या बुंदेलखंड कारण है, कि बुंदेलखंड का सूखा कारण है जिस कारण बायोटेक्नोलॉजी की लैब यहाँ डेवलप कर रहे हैं, क्या मालवा में उपलब्ध ज्यादा सोयाबीन या फिर जो गेहूं होता है हमारे मालवा साइड, ईस्टर्न और वेस्ट, ईस्टर्न साइड होता है हमारा गेहूं, वेस्टर्न साइड ज्यादा कॉटन वगैरह होता है, तो क्या उसके उसके डेवलपमेंट के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अगर ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे तो हमको ये पता चलने लगेगा कि हम बायोटेक्नोलॉजी में कितना जानते हैं। उसी बहाने आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली, उसके वेरियस एस्पेक्ट पढ़ ली। अब मैंने बताया कि उसका फॉर एग्जांपल एम क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करना सराउंडिंग एरियाज में। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या होती है, जैविक खेती के लिए पहला स्टेट कौन सा जिसने अपने आप को जैविक खेती घोषित किया था, या फिर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना चालू करी, उसमें उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक लैब डेवलप कर गई है, आपको ये भी पता चल गया। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी का लैब भोपाल में डेवलप हुई तो किस मिनिस्ट्री ने की, किस डिपार्टमेंट ने की, और उसको मध्य प्रदेश की कौन सा डिपार्टमेंट उसको और एडहेयर करेगा, मध्य प्रदेश शासन भी, मध्य प्रदेश कभी कभी क्या होता है भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट काम करता है किसी टॉपिक के लिए, जर्नी की वही डिपार्टमेंट एमपी का भी कर रहा हूँ, एमपी में कोई और डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट हो जो बायोटेक्नोलॉजी को हेल्ड कर रहा हूँ का, हाँ ठीक है, वो अब टॉपिक कृषि वैज्ञानिक को लेके बना रहे, क्या पता आप सोच रहे हो कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने की कर, पर क्या पता वो तो बायोटेक्नोलॉजी का लैब जो बनाई है उन्होंने, वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर, क्या पता वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देख रहा हो उसको, इंडिया भारत सरकार द्वारा, और वही क्या पता मध्य प्रदेश शासन में क्या पता कृषि एवं वैज्ञानिक डिपार्टमेंट देख रहा हूँ हमारा। तो वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल दोज एस्पेक्ट्स की क्या क्या चीजें उसमें कवर हो रही हैं। अब उसमें क्या क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के इंडिया में क्या प्रोस्पेक्ट है, अगर वो एमपी में स्टैब्लिश किए तो एमपी के कौन कौन से स्टेट उसमें बेनिफिट होंगे। इस तरीके से अगर आप कीन टू स्टडी रहोगे, मेरा टॉपिक है कीन मतलब किंडर गार्डन टाइप स्टडी, अगर आप उसमें डेवलप करोगे तो आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा उसमें कि आपने वो टॉपिक कवर कर लिया और आंसर लिख लिया। अब जो आता है कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, आपने सब कुछ पढ़ लिया, हैव यू हैविंग अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, आपने डिटेल्ड में पढ़ लिया, ब्रीफ ना बोलना चाहिए, डिटेल्ड में पढ़ लिया, यू हैव कवर्ड ऑल दोस एस्पेक्ट्स। अब आपने अगर एक बार इसको पढ़ा है तो उसको प्लीज इसको रिवाइज करना चालू करो। जब आप सिलेबस पढ़ते हो अपना, आप रिवीजन पे आते हो, बहुत से लोग बोलते हैं सर रिवीजन कैसे किया जाए, सर मेंस की राइटिंग में कैसे किया जाए, क्या पोर्शन होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे पास हमेशा आता है, सर क्या हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हैंड राइटिंग का मैं आपको सबको क्लियर करा दूंगा, हैंड राइटिंग इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, नॉट ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब दोनों ही एस्पेक्ट है। ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, आप अपने आंसर जितनी स्पीड में लिख सकते हो, जितने टाइम फ्रेम में लिखो, उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को चेक कराओ जो आपके हैंडराइटिंग को पहचानने के सक्षम ना हो। अगर वो आपके आंसर्स को इजीली और बिना ज्यादा आंखें गड़ाए या दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करते पढ़ पा रहा है, तो दैट मीन्स यू आर गुड, मतलब आपका जो वो है लिखने का तरीका वो अच्छा है। यहाँ ही सॉल्व होता है। फिर क्वेश्चन जो मैं इसके पहले डील कर रहा था वो ये था कि हाउ टू कवर, जो हमने कंटेंट बनाया उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, तो हाउ टू की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब देखो इसमें बहुत बड़ी चीज है ऐसी कि हमको याद रखना है कि हमारा कौन सा पोर्शन किस काम में आ सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, एक बहुत अच्छा पोर्शन है कि आपको अपने फ्लो चार्ट मेकिंग होता है, फ्लो चार्ट्स में अपने सिनॉप्सिस को यूज कर सकते हैं। देखो ऑल इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, आप कैसे अपने कंटेंट जो आपने इतनी प्रिपरेशन की मेंस में उपयोग कर सको। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मुझे याद है कि आपने जब एक फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन याद है कि एक आया था कि माल न्यूट्रिशन का कॉज क्या है और उसके लिए क्या क्या डेवलप किया जा रहा है। अब माल न्यूट्रिशन जैसा एक जो क्वेश्चन है जो मेरे टाइम पे आया था, वो आप इमेजिन नहीं करोगे, ज्योग्राफी के पेपर में पूछ लिया गया था।
ज्योग्राफी के पेपर में माल न्यूट्रिशन क्यों पूछे गया, उसका भी एक कारण है। ज्योग्राफी स्टूडेंट को पता होता है कि बेसिकली माल न्यूट्रिशन ऐसी जो टॉपिक है वो उसमें कवर होता है। तो आपको उसमें ये याद रखना है कि सोशल वाला जो टॉपिक है उसका बेसिकली सिलेबस में लिखा हुआ है माल न्यूट्रिशन, उसके इफेक्ट, कॉजेज एंड रेमेडीज। और जब वो पेपर वन में पार्ट टू ज्योग्राफी में पूछा गया तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि उसमें इसमें क्यों पूछा गया। बट जब मुझे मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट हूं तो मुझे पता रहता है कि यार डेमोग्राफिक ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी भी एक टॉपिक है उसमें। उसमें माल न्यूट्रिशन, सोशल ज्योग्राफी में माल न्यूट्रिशन वन ऑफ द कॉज। तो उसमें आंसर कैसे फ्रेम किया जाए। अब मैंने ये किया कि उसमें एक बढ़िया मैप बनाया। मैप, इंडिया का मैप बनाया। अब आप बोलो माल न्यूट्रिशन का मैप क्यों बनाया। मैंने इंडिया का मैप बनाया। इंडिया का मैप बनाते बनाते मैंने उसमें कुछ दो तीन रीजन्स को हाईलाइट कर दिया। फॉर एग्जांपल उड़ीसा वाला रीजन, और फॉर एग्जांपल ये वाला कौन सा, झाबुआ वाला रीजन जो वेस्टर्न एमपी है। इसको रीजन हाईलाइट करते हुए मैंने ये लिखा कि ये कुछ डार्क शेडोज एरियाज हैं, ये जो जो ये डार्क के एरिया है, ये माल न्यूट्रिशन में इंडिया में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। अब इस क्वेश्चन में जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो उसको इसने क्लियर कट कर दिया कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था कि पोर्शन ऑफ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा राज्य का कुछ क्षेत्र, और पश्चिमी मध्य प्रदेश भारत का कुछ, भारत के ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा कुपोषण के लोग मिलते हैं। बट अपन उसको आंसर में इस तरीके से अगर उसको ड्रामेटिक फॉर्म में शो कर दें कि एक डायग्राम बनाया, उसमें थोड़े हाइलाइट्स कर दिए और उसमें थोड़ा सा लिख दें कि ये क्षेत्र जो कुपोषण से हुआ है, तो उसको एग्जामिनर को ये अट्रैक्ट करेगा कि आपने एक इंडिया का डायग्राम बनाया, इंडिया के डायग्राम में आपने कुछ हाईलाइट किया, तो जहां वो आधा नंबर उस पोर्शन में देने वाला होगा वहां वो आपको एक नंबर देगा। उस नंबर इंक्रीज का मैं फिर फॉर्मूला बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी स्टेप्स अगर आप हर एक क्वेश्चन में करोगे तो आधा एक नंबर दूसरों से ज्यादा ला पाओगे, और दूसरों से ज्यादा ला पाओगे तो ओवरऑल आपका जो बाकी स्कीम है वो 10-20 नंबर लोगों से ज्यादा होगी पर पेपर। और इसी तरीके से पर पेपर आपके कुछ नंबर ज्यादा हो रहे हैं तो आप अगर 40 3 4 पेपर जो अपन देंगे, जीएस वाले 3 पेपर देंगे, उसमें अगर ये स्टेप करेंगे तो लोगों से करीबन 40-50 नंबर ज्यादा आएंगे, वो ये हमारा सिलेक्शन करा सकते हैं। इसी प्रकार मैंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बायोटेक्नोलॉजिकल लैब मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है या फिर भोपाल में स्थापित की जा रही है तो उसमें संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसमें संबंधित जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उनको हमेशा याद रखो। व्हाट आर द रिपोर्ट्स, और द रिपोर्ट होती क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कुछ आया कि एक निबंध लिखने आया है कि भारत में चाइल्ड लेबर क्या है या फिर महिला संबंधी अपराध क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसी जो भी डाटा होता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है। फॉर एग्जांपल एनसीआरबी जो डेटा है, एनसीआरबी एक किसी संस्थान है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो आपको ये सब डाटा उपलब्ध कराता है। तो आपको अपने एग्जाम में ये लिखना है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उसकी रिपोर्ट 2016-17 जो आपने पढ़ी उसके अनुसार ये डाटा दिया हुआ है। इसी प्रकार क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आता था, अभी भी आते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड, कि गरीबी या पॉवर्टी से क्या है। तो देयर आर, उसमें बहुत सी कमिटीज ने अपने अपने रिजल्ट दिए हैं, तो उसमें कमिटीज के नाम लिखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है। तेंदुलकर कमेटी आई थिंक बोलती है कि 21.9% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, अप्रोक्सीमेट डाटा बता रहा हूँ, इट मे नॉट बी करेक्ट बट अप्रोक्सीमेट डाटा कि इतने इतने 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी प्रकार रंगराजन कमेटी बोलती है कि 29.1% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस डेटा को उसमें यूज करना, इस डेटा को उसमें यूज करते हुए उस संस्था का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर हम जब भारत की मिट्टी पढ़ते हैं या फिर मृदा पढ़ते हैं, सॉइल ऑफ इंडियन इंडियन सॉइल पढ़ते हैं, तो एक इंस्टीट्यूट है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली, पूसा रोड दिल्ली। वो संस्थान भारतीय मिट्टियों को 8 भाग में डिवाइड करता है। अब बताओगे कि ये कभी किसी पेपर में नहीं छपेगा, ये किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आएगा कि इंडियन सॉइल्स को 8 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया। ये जो चीज है वो आपको दी हुई है आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जब सॉइल्स पढ़ते हो तो सॉइल्स में सबसे ऊपर लिखा होता है कि एनसी आईसीएआर द्वारा भारतीय मिट्टियों को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर आपको इस तरीके से आप अगर उस चीज को पढ़ रहे हो और आप उसको नोट डाउन कर रहे हो और आपको याद रखना है, इसमें होता क्या है कि जब भी आप किसी भी आंसर में डेटा डालते हो, फैक्ट डालते हो, रिपोर्ट्स डालते हो, साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते हो कि भैया डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार अगर कुपोषण है तो कुपोषण की डेफिनेशन क्या है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार कुपोषण की डेफिनेशन फला फला है। और आप इस तरीके से आंसर लिखते हो तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जहाँ नॉर्मल व्यक्ति सिर्फ एक डेफिनेशन लिखता है, आप उस डेफिनेशन को एक संस्थान से रिलेट करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हो। और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये रखना होता है कि
उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको याद रखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग है, डब्ल्यूएचओ है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, आईएमएफ है। हाँ, नीति आयोग रिपोर्ट देती रहती है, या फिर एनसीआरबी का डेटा है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट जो होती है वो वर्ल्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS फोर्थ जो हुआ है, अभी फिफ्थ चालू होने वाला, उससे मिलता है। तो अगर आपको ये सब चीजें पता है कि कहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, आपको ये पता होना चाहिए मिलती कहाँ पे डेटा, जो कमिटीज के रिपोर्ट का मिलते हैं। रेगुलरली न्यूज़पेपर में कमिटीज के रिपोर्ट आते रहते हैं, रिपोर्ट्स और डेटाज आते रहते हैं, क्योंकि हर एक जो संस्थान होती है वो ईयरली अपने डेटा को रिलीज करती है या फिर रिपोर्ट्स को रिलीज करती है। वहां से उसको आपको उठाना है और उसको उठा के रखना कहाँ पे है, आपके अपने जहाँ नोट्स बना रखे हैं उसमें नोट्स को कवर करोगे तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल गया। इसको बताने का मेन कारण क्या है कि आपने बताया कि एक एग्जांपल रिलेट करो कि आपने लिख दिया कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है। आप बहुत 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 गरीबी लिख सकते हो, इंडिया इज वेरी वेरी पुअर कंट्री, और आप वहीं लिख रहे हो कि हमारी भारत की कुल आबादी में से 21.9% आबादी अभी भी गरीबी क्षेत्र में रहती है। तो उससे एग्जामिनर क्लियर हो जाए कि ही इज टॉकिंग अबाउट 21% ऑफ द पॉपुलेशन, उसको 21% ऑफ पॉपुलेशन की के बारे में बात कर रहा है वो। इसी प्रकार आप लिखो कि हमारे यहाँ पे, वैसे अब सेंसस लिखते हो कि भारत में इतने प्रतिशत महिलाएं, इतने प्रतिशत पुरुष है, इतने प्रतिशत वृद्धजन है, इतने प्रतिशत बच्चे हैं, या फिर ये फला फला डाटा है। तो आप उसमें लिखोगे सेंसस 2011 के अनुसार, या फिर आप लिख रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि पॉपुलेशन, वो अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन आता है, शहरीकरण, शहरीकरण की समस्या और शहरीकरण क्या है। तो आप उसमें लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में 34, 33 जितना भी डाटा है, इतने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन भारतीय इंडियन सेंसस के अनुसार इतने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। तो आने वाले समय में शहरी समस्या और बढ़ने वाली है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कुल इतने प्रतिशत जनसंख्या कहाँ रहती है, शहर में रहती है इतने, और आने वाली समस्या शहरी की समस्या बढ़ने वाली है, जिसकी निम्न समस्याएं हैं। इस तरीके से आप किसी आंसर को चालू करते हो, अगर आप अपने कंटेंट को डेवलप करते हो, तो आप ये डेवलप कर लेते हो कि एग्जामिनर को ये बताते हो कि मुझे भाई जो आप जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं डाटा के फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, जो कि एक ऑथोराइज डेटा है। बेसिकली डेटा कहाँ से आया, सेंसस से, और सेंसस का डेटा वेल रिकॉग्नाइज है, सभी जगह एक्सेप्टेबल होता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि सेंसस का डेटा हमारे साथ आंसर्स में आ रहा है, और एग्जामिनर उसको बड़े खुश होता है और ज्यादा नंबर देता है। या फिर उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपने डेटा डाला, अब आंसर्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डालनी होती है आपके करंट अफेयर, जो मैं बार बार डेवलप कर रहा हूँ, करंट अफेयर आपको लिखना है। अब करंट अफेयर फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि शहरीकरण से समझो ये फला 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 समस्या है, इतने परसेंट पॉपुलेशन है। एंड में आपने क्या लिखा, एंड में आप ये लिख रहे हो कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में अर्बन मिशन चलाए जा रहे हैं या फिर स्मार्ट सिटी मिशन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत शहरों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण हो सके। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड स्मार्ट सिटी मिशन, द सिटीज आर सिलेक्टेड फॉर व्हाट, फॉर रिमूविंग ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच आर अकरिंग इन अर्बन एरियाज, क्या रेमेडीज हैं। तो इससे आप क्या डेवलप करो कि आप, उसने पूछा था आपको क्वेश्चन क्या था कि भारत में शहरीकरण की क्या क्या समस्याएं हैं, आपने क्या क्या डाल दिया उसमें, शहरीकरण डाल दिया, शहरीकरण का डाटा डाल दिया, और शहरीकरण में भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्या क्या उपाय उपाय लिए जा रहे हैं। अगर आप ये दो चीजें डाल देते हो उसमें, तो आपको बाकी लोगों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यही चीज मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी वेरी फर्स्ट टाइम। ये कुछ उसकी प्रिपरेशन हैं जो आपको पहले से करनी होगी। ये ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं है जो मैं बोलूँ कि आपने हाल फिलहाल आप बोलो कि सर 15-20 दिन में ऐसी कुछ ऐसी चीजें बता दो कि मैं आपको करना है। एक ने क्वेश्चन पूछा कि आईबीसी फॉलो करना है क्या। बेसिकली ये फॉर्मेट मैं हमेशा बताता आता हूँ कि आईबीसी क्या होता है। आईबीसी इज नथिंग बट अ इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। चलो मैं इसके टॉपिक पे भी आपको बात कर देता हूँ। ये यही एक कारण है कि मेंस में आपको ज्यादा नंबर दिला सकता है। व्हाट इज आईबीसी, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इज व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी क्वेश्चन इज नथिंग बट, एक आपका जो आप किसी भी किताब को पढ़ते हो, आप जब एक बुक पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि यार बुक की स्टार्टिंग में कुछ ऐसी लाइंस लिखी रहती हैं, कैची लाइंस होती हैं, फिर अट्रैक्टिव करने वाली लाइंस लिखी होती है जो कि आपके आने वाले कंटेंट को डेवलप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फंडामेंटल राइट्स 19 पूछ लिया गया कि आर्टिकल 19 के बारे में बताइए, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के बारे में बताएं फंडामेंटल राइट। आप उसको चालू करो कि 19 ये बोलता है, 19 वो बोलता है, 19 ये। अब उसके पहले आप ये बताओ कि आंसर्स में इंट्रोडक्शन डालो 19 का, आर्टिकल 19 का, तो क्या डालोगे आप। आर्टिकल 19 विच एंस्क्राइब्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 19 जो कि भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है, जो कि सोल है, या फिर दिस इज दी
heart of the constitution. Fundamental rights are the heart of the constitution, which is very vital and pivotal for the democracy. Fundamental rights एक ऐसे भाग है जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें से पार्ट 19 सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर पार्ट 19 की महत्वता इस प्रकार है, या 19 ये प्रकार की भाषाएं बोलता है, ये चीजें दी हुई हैं। तो आपको उसमें ये होगा, आपकी उसमें ये चीज क्लियर होगी कि जब आप कोई आंसर लिख रहे हो तो एग्जामिनर पहले आपके बॉडी को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन से खुश हो जाएगा कि नहीं, जो बंदा लिख रहा है, बंदी लिख रही है, जो भी एग्जामिनर, जो राइटर है, जो लिख रहा है, उसको उस आंसर के पूछे जाने की महत्वता पता है कि उसको क्यों आर्टिकल 19 क्यों पूछा गया। तो उसने पहले वाइब्रेंट और अच्छे अच्छे शब्द लिख दिए हैं। आपका इंट्रोडक्शन नथिंग मोर देन कुछ कम शब्दों का ही होना चाहिए, चाहे 50 मार्कर की बात करो, चाहे आप 6 मार्कर की बात करो। तो आपने छोटा सा, अगर 15 मार्कर है तो आप थोड़ा बड़ा लिख सकते हो, आधे पेज का। अगर 6 मार्कर है तो हार्डली 2 या 3 लाइन आपको लिखने पड़ेंगे कि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। आफ्टर कवरिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट जैसे आपका कवर हो जाता है, तो आपको उसमें ये याद रखना है कि बॉडी जो आंसर की पूछी गई उसको भी आपको कवर करना नहीं, तो अदरवाइज आप उसको छोड़ देते हो। बॉडी पार्ट इज कवर्ड, बॉडी इज ऑलरेडी कवर्ड। फिर आपकी मेन चीज आती है कि आपने उसमें कंक्लूजन क्या क्या किया हुआ है। कंक्लूजन बेसिकली व्हाट इज कंक्लूजन, कि आपको पार्ट 3 में, फॉर एग्जाम्पल 19, अगर कोई क्वेश्चन बेसिकली कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी करंट अफेयर में चक्कर वो पूछे जाते हैं, और आपको कंक्लूजन नहीं आ रहा है, पर उसको कंक्लूड करो। बेसिकली कंक्लूड करना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? किसी भी आपको बुक को या किसी मैगजीन को पढ़ते हो तो आपको उसमें ये समझ में आता है कि कंक्लूजन किसी भी एक आर्टिकल का हो, कुछ भी हो, तो आप उसको एक हैप्पी एंडिंग देते हो उस चीज को। हैप्पी एंडिंग हम आंसर्स में कैसे में आपने लिख देना उसमें कि ऐसे आर्टिकल 19 की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 19 का उपयोग करते हुए फला फला चीजें की गई, या फिर फला फला चीजें उसमें दी गई हैं। या फिर आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हो, तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा फला फला योजना चलाई जा रही है। या फिर कोई स्पेस साइंस पढ़ रहे हो, तो हाल ही में हाल ही में इसरो द्वारा ये चीजें की गई। या फिर बायोटेक है, तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा बायोटेक के प्रमोशन के लिए एक वहाँ वहाँ ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई गई, ऐसी ऐसी मैगजीन, ऐसी ऐसी चीजें ओपन की गई, या फिर एक मिशन चलाया गया। या फिर ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बात करें तो भारत सरकार द्वारा ग्राउंड वाटर की समस्या को समाधान करने के लिए फला फला चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो अगर जब आप ये सब चीजें उसमें डालते हो अपने आंसर्स में, तो आपके आंसर्स का जो आईबीसी फॉर्मेट है वो कवर हो जाता है, और आईबीसी फॉर्मेट हैज टू बी कवर्ड। दिस इज द कोर, दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, कि मेंस आंसर राइटिंग में ही आपको ऐसा कुछ कर जाना है जो बाकी लोग नहीं करते, वही आपको दिला सकते हैं ज्यादा टाइम, ज्यादा मार्क्स। एक और चीज मैं यहाँ नोटिस करना चाहूंगा कि हैव अ टाइम लिमिट, हैव अ टाइम टेबल। बेसिकली ऐसे टाइम लिमिट, टाइम मैनेजमेंट तो मैं इसका पोर्शन है। मैं आने वाले समय में कुछ आज ही 1-2 लेक्चर्स और लेने वाला हूँ आपके। मेरे 2 लेक्चर्स और पेंडिंग है, मे बी 1 या मे बी 2 में 1 या 2 लेक्चर्स और लूंगा, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आर द बुकलेट्स। सेकेंडली मैं उसमें से ये बताने करूंगा कि मेंस की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। मैं वहां आपको पूरी चीजें कवर करूंगा, हैंड राइटिंग एंड ऑल दो स्टफ आई विल कवर ऑन दैट पार्ट। बट एक चीज याद रखना है कि आपको अपना टाइम टेबल बना के रखना है। बहुत से लोग मेरे से पूछते थे कि सर क्या 14 या 16 घंटे पढ़ना जरूरी है पीएससी निकालने के लिए फर्स्ट टाइम में? आपने ऐसा क्या पढ़ा, या फिर आप अपने ऐसे कुछ ऐसे नोट्स शेयर कर दीजिए जिससे पता चल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी भी कोई एक चीज आपके साथ काम नहीं होती। देयर आर मल्टी फैक्टर्स व्हिच डेवलप इन आवर प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल देने के लिए मैं बताना चाहूँ कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो कहीं एक बुक से नहीं आई, कोई एक मैगजीन से नहीं आई, किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने पढ़ लिया तो उससे नहीं आई। ऐसा नहीं बोला कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ो, बट एक चीज होती है जब आपको अपनी चीजों को कवर करनी होती है, वो बेस्ट पोर्शन जो मैं बोलता हूँ वो होता है टेस्ट सीरीज। आपको एक बार आप उस चीज पे आ जाइए, हमेशा एक बात याद रखना, जब आपने एक बार कोई चीज पढ़ ली हो ना, फिर आपको याद रखना चाहिए कि मैं उसको एवेल्युएट कर सकूं। हाउ टू एवेल्युएट? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हो, जितनी टेस्ट सीरीज बनते हो वहीं पे दो। बहुत सारे पोर्शन ऐसे होते हैं जहां पे हमको ये याद रखना होता है कि हमने बहुत सारे पोर्शन नहीं उठाए। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा पढ़ता था, तो फॉर एग्जांपल मैंने कभी प्रीलिम्स में एक टेस्ट सीरीज थी जहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटी सल्तनत कौन सी है। तो मैं हमेशा सल्तनत को किसी रूप में देखता था कि यार किस सल्तनत का कौन फाउंडर है, कौन सा लास्ट उसका मेंबर है, या फिर सल्तनत को इस पार्ट में देखता था कि इस सल्तनत ने क्या कौन से युद्ध लड़े, या फिर किस तरीके से होता था। मैंने कभी भी किसी भी सल्तनत को इस नजरिए से नहीं देखा कि भाई दिल्ली सल्तनत की सबसे छोटी सल्तनत कौन सी है।
तो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज कि सबसे छोटी सल्तनत कौन सी थी। फिर मुझे याद करना पड़ा कि ये सल्तनत इस टाइम से इस टाइम तक थी, तो इसने 70 वर्ष काम किया, ऐसे 23 वर्ष रही है तरह। तो जब मैं घर आया तो मैं जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहा था, मैं आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑल्सो कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो मुझे ये पता चला कि यार जब छोटी सल्तनत पूछी जा सकती है तो वाई नॉट बड़ी सल्तनत। तो मैंने अपना दिमाग बढ़ाया कि चलो यार, जब छोटी पढ़ रहे थे बड़ी भी पढ़ ही लेते हैं, क्या जाता है। तो छोटी ये मिली, बड़ी सबसे बड़ी सल्तनत वो थी। और वो उस साल के पीएससी के मेन एग्जामिनेशन में पूछ ली गई कि दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सल्तनत कौन सी थी। तो मेरा कहने का आशा ये है कि आप जब टेस्ट सीरीज देते हो तो आपका एक विजन डेवलप होता है। विजन डेवलप जब आपका होता है तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको किसी क्वेश्चन को किस नजरिए से देखना है। जब आपका नजरिया डेवलप हो जाता है तो आप उस चीज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करते हो तो आपको और चीजें और उसमें क्वेश्चन डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी चीज है कि आप जब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो या फिर मेन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और जब प्री की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। कभी कभी वो चारों ऑप्शन किसी न चीज के आंसर होते हैं। ये सुनो, आपको एक फला क्वेश्चन पूछा गया और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक एक ऑप्शन तो उसका करेक्ट हो नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन बचे वो किसी और टॉपिक के हो, क्या पता। तो जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज देते हो, जब आप उसको घर में आते हो, उसके पूरे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो। पूरी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो और हर एक ऑप्शन के बारे में थिंक करो कि ये ऑप्शन किसका आंसर बन सकता है। और उस क्वेश्चन पूरे फॉर्मेट को एक जगह लिखने की कोशिश करो। उसको जब आप लिख के रख लोगे तो बेसिकली आपका क्या होगा कि आपने उसको लिख के रख लिया, तो आपकी चीजें एक जगह लिख गई और आपको उस एक क्वेश्चन पेपर से 250 300 350 क्वेश्चन और मिल गए। तो आपने मतलब एक 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज तो दी थी, उस क्वेश्चन से और क्वेश्चन और डेवलप कर लिए, तो आपको क्या मिला, किक मिला कि आपने और चीजें डेवलप कर ली है। दिस इज द वे, दिस इज द वे टू सॉल्व प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इसी प्रकार आप मेंस लिखते हो। जब मेंस जब हम लिखते हैं, कोई टेस्ट सीरीज देते हैं, तो हम सिर्फ टेस्ट सीरीज दे के आ जाते हैं और ये नहीं देखते कि और हमने नंबर देख के आ जाते हैं, अरे मुझे 150 में से फला फला नंबर मिले या 300 में से 150 नंबर मिले। आप ये नहीं देखते कि अगर मुझे किसी आंसर में 3 नंबर मिले तो 3 नंबर मिले कैसे हैं। और ये नहीं देखते कि 3 नंबर से अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 क्यों मिले और 3 में से 4.5 5 कैसे मिल सकते हैं। और आप उस क्वेश्चन को देखो कि यार बाद में घर आके देखो कि उसमें और क्या क्या लिख सकता था। आपने किया कि यार मैं तो ये लिखना भूल गया, मैं तो इसमें ये भी लिख सकता था, या फिर किसी से जो चेकर है उससे पूछ लिया। तो आप इस चीज को, इस एंगल को कवर करते हो, तो आपको एनालाइज हो जाता है कि आपको क्या चीज कवर करनी चाहिए थी जो आप अभी तक नहीं करते आप। बेसिकली अब इस टॉपिक को यहाँ ये जो बताना चाह रहा था वो था टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज अगर आप रेगुलरली लगाते हो, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते हो, टेस्ट सीरीज के बारे में उसके आगे और पीछे की दोनों की नॉलेज रखते हो कि उससे बनने वाले और क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, या फिर जो नहीं पूछे गए वो भी पूछे जा सकते हैं। क्या पता यही क्वेश्चन, क्या पता 15 मार्क्स से ही पूछा जा सकता है, तो मैं कैसे लिखूंगा। जब कोई क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन वो शायद सिक्स सिक्स नंबर में पूछा जाए, दोस्तों कैसे लिखूंगा। अगर आप इस पूरी चीज को कवर करते हो और आपके पास एक बराबर एंडिंग होती है, मतलब एक बराबर एक हॉलिस्टिक अप्रोच रहती है, तो आपका ओवरऑल मेंस का सिलेबस इस तरीके से कवर हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट को कवर करो, जो मैं आने वाली स्ट्रेटजीज में अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। आई विल ऑल्सो डिस्कस हाउ टू राइट एन आंसर, गुड आंसर। मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बुक लिस्ट देने वाला हूँ, या फिर बुक लिस्ट जो हमारे नए सिलेबस से रिलेटेड है, उस पूरी बुक लिस्ट के बारे में आपको बता दूंगा कि आपको बुक लिस्ट में करना क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस बुक को कितना पढ़ना और किस बुक को कितना नहीं पढ़ना, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। कौन कौन सी मैगजीन्स है, कौन कौन सी ऐसी वो है संस्थाएं जहाँ से रिपोर्ट्स उठानी है, या फिर कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसको हमको कवर करते हुए अपने एग्जामिनेशन को आगे कवर करना है। और मेरी स्ट्रेटजी भी शेयर होगी जो मेन आंसर राइटिंग की होगी, मेन आंसर राइटिंग को कैसे किया जाए। और एक पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं उसको कवर करूंगा। सब्जेक्ट्स में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मेरी क्लास की टाइमिंग आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, तो मेरी अगली नेक्स्ट ही क्लास की टाइमिंग होगी और आपको नोटिफाई कर लिया जाएगा। और एक बार ध्यान रखना कि पीएससी का सिलेबस को कभी भी डर के भावना से मत देखना। इट हैज टू बी कवर्ड। एक टाइम आपको कॉन्फिडेंस आना जाना चाहिए अंदर से ही कि आपने कवर कर लिया है। बेसिकली कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कवर किया है, पर आप जब टेस्ट सीरीज देना चालू कर दोगे तो आपको धीरे 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 कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको टाइमिंग नहीं लगाना है, मैं टाइमिंग भी मैं शेयर करूंगा कि कैसे अभी 2019 में जो मेंस आ रहा है उसमें कैसे आपको टाइमिंग कवर करनी है, कैसे पेजेस, कॉपी के पेजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं वो भी बताऊंगा। और कैसे आपको हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, 15 मार्क्स को कितने पेजेस में लिखना है, कितने लाइंस में लिखना है, या फिर 6 मार्कर को कितने पेजेस कितनी टाइमिंग देना है, क्या क्या उसमें डालना है, क्या नहीं डालना है। इस प्रकार 15 मार्कर्स को आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब चीजें अपन कवर करते हुए अपन इसमें ये पता करेंगे कि अपन को आगे प्रिपरेशन कैसे करना है। सो आने वाले लेक्चर्स के लिए आप लोग, आज ही मेरे 2 सेशन और होंगे मे बी,
प्रोबेबली, तो मैं उसको कवर करूँगा। और मेरा जो मेन पोर्शन यही था कि हाउ टू क्रैक एमपीएमसी फर्स्ट टाइम। आपको पता चल गया होगा कि क्या आपको स्पेशली कवर करना है और क्या कवर नहीं करना। और ये भी ध्यान रखना है कि कैसे बुक्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स को कवर करते हुए आपको चलना है, क्या कितने वो हेल्प करते हैं, कितने हेल्प नहीं करते, और ओवरऑल हमारा कंटेंट किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरह से डेवलप नहीं होता, और क्या-क्या कवर करना है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अगले लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहें, एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।